नमस्ते दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास समसामयिक घटना चक्र के अतिरिक्तांक जीएस पॉइंटर में ये सेकंड वीडियो है दोस्तों। इसके पहले यूरोपीय आगमन से लेकर के और बहुत से पॉइंट्स हमने कवर किए थे। आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। ये है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए दोस्तों, इस पोर्शन में जो पहला पॉइंट है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। इसका मतलब है कि जो भी उपनिवेश भारत को बनाया गया था जिस भी तरह का, उसमें ब्रिटिश किस तरह से भारतीय संपत्ति का पूरी तरह से दोहन कर रहे थे। उसमें जो है उसके मुख्य संगठक क्या क्या थे। पहला था लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। सेकंड था भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन, यानी जितने अंग्रेज कर्मचारी थे उन सबका वेतन, सब चीज़ें जो है भारतीयों से ही वसूली जा रही थी। उसके अलावा उनके पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वह होम चार्जेस के नाम पे भारतीयों से वसूली जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस से क्या मतलब है कि भारत में जो ब्रिटिश आयात हो रहे हैं, ठीक है, उस पर दिए गए विशेष रियायतों के लिए। जैसे आप लोग आधुनिक भारत जब भी पढ़ते हैं तो ये चीज़ आप समझ जानते होंगे कि भारत में जो अंग्रेज व्यापारी थे उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन भारत के जो भारतीय व्यापारी थे उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो ये विशेष रियायतें से मतलब यही था कि जितने भी आप अगर अंग्रेज हैं तो आपको विशेष सुविधा मिलेगी, अगर आप भारतीय हैं तो आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। ये तो सिंपल से भारत उनका गुलाम था, तो इस वजह से कोई विकास नहीं होने का मेन कारण क्या था कि ब्रिटिश सिर्फ उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो जिसके कारण विश्व में अदर जो कंट्रीज़ थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी भारी उद्योगों को इस्टेब्लिश किया जा रहा था, लेकिन भारत में भारी उद्योगों का पूरी तरह से अभाव था। हालांकि बाद में 19वीं सेंचुरी के समय में के बाद में बहुत सारे उद्योग लगाने शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी जिस स्पीड से बड़े उद्योगों का विकास होना चाहिए था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए था, ब्रिटिश काल के दौरान वह नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप स्थायी बंदोबस्त, स्तंभरारी बंदोबस्त, ये इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लगाएंगे। उसी तरह से रैयतवारी अगर आता है तो मुनरो, रैयतवारी जो है वह मुनरो के समय में था, लेकिन स्तंभरारी और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 में। नेक्स्ट है चिर स्थायी बंदोबस्त। 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? उसका कारण एकमात्र ये था कि जमींदारों के ऊपर सरकारी नियंत्रण अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाया था, जिसके कारण से कुछ जगहों पर तो उनका पूरा कंट्रोल था, लेकिन जमींदारों पर कंट्रोल ना होने के कारण कोई भी उनको पट्टा जारी नहीं हो पाता था। नेक्स्ट है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त को ही कहते हैं दोस्तों। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नेक्स्ट है, अब ये देखिए पूछ रहा है रैयतवाड़ी में ही बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। देखिए इसको, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछता है, जो किराएदारों के अधिकार की अगर बात कर रहा है तो बंगाल किराएदारी अधिनियम, ये क्वेश्चन आता है ऐसे ही जनरली पूछा है कि बंगाल किराएदारी अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आपको बताना होगा 1885 में। नेक्स्ट है सर टॉमस मुन्रो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है वह रैयतवाड़ी। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस ब्रिटिश ने दिया था, तो वो था आपका टॉमस मुन्रो। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा स्टेट था जहाँ पे लागू किया गया था, वह था मद्रास और बम्बई। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, और इसका टाइम था दोस्तों 1820 से 24 के बीच में
ये टाइमिंग था जब इन्होंने इसको लागू किया था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। देखिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, रैयतवाड़ी भू राजस्व कहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित था? दक्षिण भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन क्या है? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रैयतवाड़ी जो है उसमें डायरेक्ट किसानों से सरकार लगान वसूल करती थी, और उसके अलावा उनका भूमि का जो सर्वे कराना है, उसका क्या मूल्य निकलना चाहिए, सारे के सारे काम जो है ब्रिटिश काल में होते थे, डायरेक्ट किसानों और गवर्नमेंट के बीच में। नेक्स्ट इस पे आते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत ड्रेन थियरी की सही परिभाषा है: भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ड्रेन थियरी से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। जनरली ऐसे समझ लीजिए कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जिन्हें कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले ड्रेन थियरी बताया कि भारत का सारा पैसा ब्रिटिश अपने यहाँ ले जा रहे हैं, और यहीं से ड्रेन थियरी की शुरुआत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछता ही रहता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। ये आर्थिक दोहन हो, ड्रेन थियरी, दोनों बराबर ही है। नेक्स्ट है, निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी। देखिए, एक ही क्वेश्चन को ये 3 अलग अलग पॉइंट में दिया हुआ है। अपवाह सिद्धांत अगर पूछे, आर्थिक दोहन के सिद्धांत को पूछे, निकास के सिद्धांत को पूछे, आपको दादा भाई नौरोजी को ही टिक करना होगा। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछता है तो भी दादा भाई नौरोजी ही हैं। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशवाद का के आर्थिक आलोचक थे। देखिए, उपनिवेशवाद के 3 सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थे। पहले दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इसको बताया, सुब्रमण्यम अय्यर जी ने, और आर.सी. दत्त जी ने। इन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से ये बताया कि किस तरह से भारत का आर्थिक दोहन ब्रिटिश काल में किया जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त और एम.जी. रानाडे तथा सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। कौन? वो थे सर सैयद अहमद। देखिए, सर सैयद अहमद खान जो थे वो ब्रिटिश के पूरी तरीके से एक तरह से चाटुकार व्यक्ति थे, ठीक है। ये इन्होंने हमेशा हर चीज़ में भारतीयों के पक्ष में न बोल करके ब्रिटिश के पक्ष में दिया, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा इनको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही थी। इस वजह से ये उनके पूरी तरह से उनके पक्ष में ही ये जनरली बोलते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इसी बुक में इन्होंने सबसे पहली बार वो सिद्धांत दिया कि कैसे भारत का आर्थिक दोहन हो रहा है। इसके राइटर हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। देखिए, जिस समय आपका भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब की गई थी 1885 में, उस समय कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर पार्टी थी, लेकिन उस समय दादा भाई नौरोजी ही एकमात्र ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपनी किताब के माध्यम से भारतीयों को ये बात बतानी शुरू की कि किस तरह से भारत का आर्थिक शोषण अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है। चलिए, इसमें और भी आपको अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मैटर मिलेंगे। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति। देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा हर एग्ज़ाम में 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। पहला पॉइंट है इसका, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया था? ये था दिसंबर 1856 में। चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, तत्कालिक कारण अगर पूछता है तो जनरली यही था कि चर्बी वाले कारतूस का यूज़ कर रहे थे, यानी कि अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अक्सर यह उस समय यह अफवाह उड़ा दी गई थी हिंदुओं के यहाँ, हिंदू जो सैनिक थे और मुस्लिम सैनिक थे, कि हिंदू सैनिकों को गाय की चर्बी बने कारतूस यूज कर रहे हैं और
जो आपके मुस्लिम हैं उनके लिए शुगर के चर्बी से बने हुए कारतूस यूज़ कर रहे हैं। या तो अंग्रेज़ों का धर्म में जो इंटरफेयर होने का जो संदेह था, ये इस कारण से उस समय 1857 की क्रांति हुई। मंगल पांडे की घटना कब हुई? ये बैरकपुर में। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, अक्सर स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करते हैं। ये बैरकपुर, मेरठ और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो जनरली मंगल पांडे जो हैं वो बैरकपुर की छावनी में ही पोस्टिंग उनकी थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। मंगल पांडे सिपाही थे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। ठीक है, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर में इनकी पोस्टिंग जनरली थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? बख्त खान। दिल्ली से, अगर ये भी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि दिल्ली से कौन कर रहा था, तो अगर उस ऑप्शन में बहादुर शाह का नहीं नाम हो तो बख्त खां का नाम हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि बख्त खां बहादुर शाह जफर की तरफ से लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। देखिए, डलहौजी की नीतियाँ 1857 की क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जिस तरह से उसने झांसी का विलय किया, सतारा का विलय किया, हैदराबाद, अवध, ऐसे बहुत सारे स्टेट थे जिसका उसने विलय किया, तो उसका भी ये भी एक तत्कालिक कारण में माना जाता है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मेरठ। ठीक है, मंगल पांडे की घटना अलग है और क्रांति का आरंभ जो है वो घटना अलग है। अक्सर दोस्तों ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैरकपुर मेरठ अगर दिया रहता है तो कुछ लोग मेरठ पे टिक कर देते हैं अगर मंगल पांडे का पूछता है तो। लेकिन मंगल पांडे की अगर सिर्फ बात करेगा तो वो बैरकपुर करेंगे, और अगर आपकी बात क्रांति की करेगा कि 1857 क्रांति शुरू कहाँ से हुई, तो ये था मेरठ। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1857 स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कमल और रोटी जो है ये जनरली पूछता है, इसको कमल और चपाती भी बोलते हैं। घर घर चपातियाँ बांटी जा रही थी गांव गांव, तो चपाती और कमल ये भी जनरली आता है उसमें। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को, क्योंकि देखिए दिल्ली का महत्व उसमें बहुत ज़्यादा था, इसलिए। और सबसे पहली बार दिल्ली पे ही कब्जा किया था विद्रोहियों ने। स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं, विद्रोही बोल सकते हैं। तो उस समय दिल्ली जो है सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि दिल्ली कब्जा है, यानी कि भारत के अधिकतम भाग पे भी कब्जा उनका हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। देखिए 1857 के नेक्स्ट पॉइंट है स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? ये है वाराणसी। वाराणसी में ही इनकी जन्मस्थली थी और यहीं पे अपने नाना के यहाँ इनका जन्म हुआ था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता, सॉरी दोस्तों, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज का, और हीरोज का एक फेमस डायलॉग भी था महारानी लक्ष्मीबाई को लेकर के कि जब महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है तो कहती हैं कि उन सारे लोगों में अकेले वो मर्द थी। ये लॉर्ड हीरोज ने कहा था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था वह थी बेगम ऑफ अवध। ठीक है, बेगम हजरत महल को कहते हैं। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल, इन्हें ही बेगम ऑफ अवध कहा जाता है। और इनके बेटे जो थे वो भी इसमें शामिल थे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ चुका है कि इलाहाबाद से 1857 के संग्राम का नेता कौन था? वो थे लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? अवध। देखिए अवध हमेशा से ब्रिटिश का सहयोगी रहा था, लेकिन अवध को जिस तरह से प्रशासन के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में लगा करके, कुशासन के आरोप में लगा करके अवध का विलय कर दिया गया था, ये अवध के सैनिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाली घटना थी, जिसके कारण अवध के सैनिक सबसे ज़्यादा उस विद्रोह में शामिल हुए, क्योंकि वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि किस तरह से अवध के नवाब जो उनके सबसे प्रिय हैं उनको किस तरह से हटा दिया गया था।
नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। देखिए तात्या टोपे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बहुत लंबे समय तक इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था। देखिए तात्या टोपे पकड़े नहीं गए थे। 1858 के समय में क्या हुआ, इनके एक मित्र थे जहाँ पर ये पहुँचे अंग्रेजों से बचने के लिए, और उन मित्र ने उन्हें धोखा दे करके उन्हें वही है कि धोखा दे करके उन्हें पकड़वा दिया था। ये रहा दोस्तों। हाँ, 1800 नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के क्रांतियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तात्या टोपे का ही नाम रामचंद्र पांडुरंग था, नाना साहिब ने इन्हें ये नाम दिया था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह संबंध थे बिहार से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बीपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जनरली पूछा गया था कि बिहार से कौन अंग्रेजों का विरोध कर रहा था? वो थे कुंवर जगदीशपुर के कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह, बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे। 75 साल की उम्र में ही अंग्रेजों का ज़बरदस्त इन्होंने विरोध किया था और कई स्थानों पर अंग्रेजों को उन्होंने हराया भी, लेकिन बाद में उनकी जान चली गई। पटना असम में 1857 के क्रांति का नेता कौन था? मणिराम दत्त। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। कुंवर सिंह जो थे ना, वो जगदीशपुर के ही थे। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, वो थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। मतलब एक ही क्वेश्चन को 3-4 पॉइंट में बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था? वह थे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट है अजमेर, जयपुर, नीमच, आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, वह था जयपुर। जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? देखिए तो इसमें से चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल नहीं थे, राम प्रसाद बिल्कुल नहीं थे, माखनलाल चतुर्वेदी भी बिल्कुल नहीं थे। शहादत खान जो थे वह उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, इमदादुल्ला शाह, मौलवी फजल हक खैराबादी था, नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम इसलिए भी आता है कि इन्होंने जो है पूरी तरह से ये घोषणा कर दी थी कि अंग्रेजी राज को पूरी तरह से ख़त्म करना है और ख़त्म होने का समय उनका आ गया है। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था भगत सिंह ने। देखिए भगत सिंह तो बाद में आया ना, 19वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था उसके बाद में, लेकिन ये बात थी कि आज़ादी की लड़ाई से इनका कोई लेना देना ही नहीं था उस समय। इनका जब जन्म हुआ 19वीं शताब्दी के बाद, तब इन्होंने जो है आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। ये ऐसा ईजी क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आपके नहीं आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह था, मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था उधम सिंह सा। देखिए उधम सिंह तो बहुत बाद में आया, ये तो हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने जो है जनरल डायर को, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था 1919 में, उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। तो ये तो बहुत बाद की घटना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। देखिए कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में अगर भारत के 40% भी राजा रजवाड़े ने सहयोग किया होता तो उस समय ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया होता। तो ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद, जूनागढ़, इन लोग के जो नवाब लोग थे, इन्होंने अंग्रेज़ों का भरपूर मदद किया, जिसके कारण 1857 की क्रांति फेल्योर हो गई। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। देखिए साहूकार और जमींदारों ने, कुछ जमींदारों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया, लेकिन मैक्सिमम अंग्रेज़ों के ही साथ बने रहे।
जिसके कारण जो है अंग्रेज इस आंदोलन को, इस स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से उन्होंने समाप्त कर दिया। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। चित्तौड़, देखिए झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। चित्तौड़ से कोई भी सहयोग उन लोगों को जनरली नहीं मिला था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था, वह था मुंगेर। अब देखिए ये भी है, इसमें सही सुमेलित करना है तो सुमेलित ही है। बख्त खां दिल्ली से लड़ रहे थे, अहमदुल्ला अवध से लड़ रहे थे, कुंवर सिंह आरा से लड़ रहे थे, नाना साहेब कानपुर से लड़ रहे थे। उसी तरह से नेक्स्ट पढ़ते हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजमुल्ला खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। देखिए ये जरूर याद रखिए कौन कहाँ से था, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट है नाना साहेब कानपुर से, नवाब हामिद अली खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, मनीराम दीवान आसाम से। ये भी जनरली क्वेश्चन आता है, मनीराम दीवान आसाम से है, सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो नाना साहेब तो कानपुर से ही थे, ठीक है, मनीराम दीवान असम से थे, जनरली ये इसका है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी बीपीएससी में इस तरह के एक दो क्वेश्चन आए थे जो कि जनरली एकदम देखने में लगता था कि ये नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है। देखिए बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? जॉन बेनेट हैरिसन। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा इस तरह का पूछता है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कॉन्ट पार्मस्टन। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। ये जनरली पॉइंट दिया हुआ है। भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित संगठित थे। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। जैसे मैंने बताया ना कि 40% भी अगर भारतीय राजे रजवाड़े उनका सहयोग करते तो ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाता। नेक्स्ट है जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस में से ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। देखिए जनरल नील, हैवलॉक था, लॉरेंस, इन्होंने जो है इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट है ये कथन और कारण दिया हुआ है। 1857 प्रथम स्वतंत्र संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। देखिए कथनीय और कारण दोनों बात सत्य हैं और कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण एकदम पर्याप्त है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है, आउट्रम था टेलर ने। देखिए आउट्रम ने तो यहाँ तक कह दिया कि 1857 का विद्रोह मुस्लिमों का षड्यंत्र है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट था वो आउट्रम और टेलर ने दिया था। नेक्स्ट है वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, वीडी सावरकर। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसन सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में भी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट पॉइंट है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? मजूमदार ने। इनके हिसाब से ये न तो स्वतंत्रता संग्राम था, न ही कोई राष्ट्रीय था, न इसका कोई स्वरूप था। नेक्स्ट है 1857 के क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। देखिए
इसी के बाद से 1858 में ब्रिटिश क्राउन की घोषणा हुई और भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके पूरा भारतीय राज्य ब्रिटिश क्राउन के अंदर में चला गया। ये घटना कब हुई? ये बात थी 1 नवंबर 1858 में, जब महारानी विक्टोरिया को भारतीय शासन को एक्सेप्ट करने की बात कही गई और ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 1858 के बाद ये कहा गया कि भारत के समस्त राज्य ब्रिटिश क्राउन में आ गए हैं, तो वो अपने मन से शासन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पब्लिक सर्विस आयोग। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। इनमें से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये था दोस्तों पील आयोग। देखिए, पील आयोग का गठन ही इसीलिए किया गया था कि 1857 के विद्रोह के बाद ये देखा गया कि भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों के बीच का जो रेशियो था वो 1:3 था। तो पील आयोग की संस्तुति के आधार पे उसे हटा करके जो है नया बनाया गया 1:2, यानी 1:2 का मतलब है कि जितने ब्रिटिश सैनिक रहेंगे उसके दुगने ही भारतीय सैनिक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। देखिए, सबसे बहादुरी से जो सैनिक लड़े थे इस क्रांति में वो थे गोरखा सैनिक, सिख सैनिक और पंजाबी उत्तर प्रांत से के जो सैनिक थे वे लोग। तो ब्रिटिश ने ये देखा कि ये सैनिक जो हैं पूरी ईमानदारी के साथ ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहते हुए युद्ध लड़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों की भर्ती उन्होंने यहीं से की थी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अन्न जन आंदोलन। देखिए, अन्न जन आंदोलन में इसमें ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव था पावना उपद्रव में से कौन सा विप्लव हुआ? तो देखिए, 1857 के ठीक बाद जो पहला उपद्रव हुआ था वो था 1859 का नील आंदोलन। देखिए, 1859 में नील आंदोलन हुआ था और यही था 1857 के ठीक बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये थे दीनबंधु मित्र। कौन थे दोस्तों? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह में। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास भी लिखा था, ठीक है, उसी से ही वंदे मातरम गीत जो है वो जनरली लिया गया है। वह है वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था। वो कौन सा था? सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है, मुंगेर के वरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये था पटना। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली जो है बीपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा जगह था बिहार का? तो वो था पटना। कुका आंदोलन को संगठित किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो लोगों का। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। फराजी कौन लोग थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों को फराजी कहते थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? केरला से। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषि जत्था जो है स्थापित किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट है, रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट।
गडकरी विद्रोह का केंद्र था, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंद। देखिए, मानव बलि प्रथा निषेध की अगर बात करेगा तो आप खोंद जनजाति को ही बताएंगे। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू एवं भैरव चांद। बहुत मैक्सिमम बार जो है संथाल विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। नेक्स्ट है 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वो कौन थे? मेजर बारो। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह, इनमें से वह कौन सा विद्रोह है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई? तो वह था दोस्तों भील विद्रोह। भील विद्रोह दोस्तों महाराष्ट्र में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो ये थे दोस्तों गोविंद गिरी ने। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाला नेतृत्वकर्ता कौन था? बिरसा मुंडा थे। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वह था बिरसा मुंडा। देखिए, धरती आबा भी पूछ चुका है, ये किसे धरती आबा कहा जाता है? तो वो थे आपके बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया कराया वह था जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। नेक्स्ट है आपका हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान। खरवार आदिवासी जनजाति का विद्रोह कब हुआ था? 1874 में, यह आंदोलन था। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे, सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम क्या है? संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह। देखिए, इसको मैं बता दूं आपको, 1855 संथाल विद्रोह हुआ था। 1857 में आपका सिपाही विद्रोह हुआ। और नील विद्रोह की जहाँ तक बात की जाए तो नील विद्रोह आपका 1859 में हुआ था। और दक्कन के दंगे जो थे ये 1873 से माना जाता है, 73-77 तक इसको समाप्त कर दिया गया था, तो 1873 में। तो ये सही कालानुक्रम है। देखिए, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे सूची दिया हुआ है इसको मिलाने के लिए। मोपला विद्रोह केरल में हुआ, पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ, एका आंदोलन अवध में हुआ, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ। देखिए, बिहार, इसमें जो झारखंड जो है ना उसमें बिहार का ही पार्ट था, तो ये बिहार में ही माना जाएगा। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। देखिए, 1921 का मोपला विद्रोह पहला सांप्रदायिक विद्रोह भी माना जाता है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो है मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि ये था हिंदू जमींदारों और मुसलमान किसानों के बीच में, लेकिन ये बहुत ही विभत्स रूप में देखने को मिला था। नेक्स्ट है बैरकपुर विद्रोह, नवंबर 1824। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857। संताल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में। बेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1806। देखिए, बेल्लोर विद्रोह के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जनरली आता है। बेल्लोर विद्रोह जो है जब लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उनके अंदर में जो जिस जगह का वो कमांडर थे वहाँ पर उन्होंने सैनिकों को टीका लगाने से मना कर दिया था, तो जिसके कारण वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। ये जनरली सैनिकों को टीका न लगाने देने के कारण ही ये विद्रोह हुआ था। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ, कोली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के अंदर में हुआ था, ताना भगत जतरा भगत। देखिए, ये जो है अक्सर क्वेश्चन ये इससे पूछता है कि उसका प्लेस पूछ देगा आपको आंदोलन का, कि ये आंदोलन जो हुआ था वो किस प्लेस में हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
देखिए, ताना भगत आंदोलन जतराव ने प्रारंभ कब किया था? 1914 में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ानांग। अब आते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। देखिए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? वो था कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। देखिए, इसका काम क्या था ये भी मैं बता दूं आपको। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसके तहत जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनको ये अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम करते थे। जैसे कि गीता, भगवत गीता का अनुवाद हुआ था, रामायण का अनुवाद हुआ था, ऐसे बहुत सारे पवित्र हिंदू ग्रंथों का ये इंग्लिश में अनुवाद करते थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राममोहन राय था विवेकानंद में से वह कौन व्यक्ति था जो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? जिसे कौन से व्यक्ति को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है एग्जाम में आप लोग के। चार्ल्स विल्किंस को ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद किया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। देखिए, अंग्रेजों को भारतीय शिक्षित व्यक्तियों की ज़रूरत ही इसीलिए थी कि उनके क्लरिकल काम को अच्छे से कोई कर सके, तो इसके लिए भारतीय बहुत ही उपयुक्त थे। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टर अधिनियम 1813। देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी से सिर्फ चाय के अधिकार को छोड़ करके बाकी सारे अधिकार इस अधिनियम के द्वारा छीन लिए गए थे। तो ये अधिनियम वैसे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहली बार इसी अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए 1,00,000 रुपए देने की बात की गई थी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था शिक्षा से। देखिए, चार्ल्स वुड से भी क्वेश्चन होता है कि चार्ल्स वुड का आदेश कब था? 1854। 1854 में चार्ल्स वुड का आदेश पत्र दिया गया था, ये शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। दोस्तों, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर किस चीज़ पे दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि कमीशन आपने तो ये पढ़ा है कि चार्ल्स वुड कमीशन हो गया, हंटर कमीशन हो गया, सैडलर आयोग हो गया, लेकिन इनमें से कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किन चीज़ों के बढ़ोतरी के लिए? तो प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करेगा तो हंटर कमीशन में विशेष जोर दिया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से, ध्यान रखिएगा। सैडलर आयोग का शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब किया? 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से, कब इन्होंने ये दिया था? 1835 में। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना एक घोषणा पत्र दिया जिसे कि मैकाले का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था शिक्षा क्षेत्र। देखिए, इसको मैं बता दूं शॉर्ट में, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था क्या? मैकाले ने ये कहा कि भारत के लोगों की जो शिक्षा है वो पूरी तरह से बेकार है, तो हमें ऐसे शिक्षित नवयुवकों की ज़रूरत है जो कि अंग्रेज़ों का क्लरिकल काम बड़े अच्छे ढंग से कर सकें। तो उन्होंने इसे छनन का भी सिद्धांत कहते हैं, छनन करना जिसको कहते हैं कि छन्नी से एक तरह से छानना। तो उन्होंने जो है ऐसे नवयुवकों को ट्रेंड करना शुरू किया जो कि क्लर्क के काम को अच्छे से कर सकें, और इसी से इन्होंने कहा कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत में पर्टिकुलर यही था कि गिने चुने भारतीयों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना ताकि वो क्लर्क के काम को अच्छे से कर सकें। देखिए, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? अधोमुखी निषेधन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी
या छननी का सिद्धांत भी कई बार पूछा है। तो ये तीनों का तीनों शिक्षा से संबंधित था, लॉर्ड मैकॉले ने दिया था, जिसके तहत भारत के उन नवयुवकों को ट्रेंड करना जो कि क्लर्क के काम को अच्छे से कर सकें। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 के मैकॉले के स्मरण पत्र से। देखिए, भले ही मैकॉले का जो शिक्षा प्रणाली था वो भारतीयों के लिए नहीं था, भारतीयों के फ़ायदे के लिए नहीं था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए था, लेकिन इसका जस्ट उल्टा प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। अब नवयुवक शिक्षित होने लगे और अपने अधिकारों के बारे में सोचने लगे। तो होता है ना कि जो लोग आपका बुरा करना चाहते हैं तो अक्सर वो सोचते हैं कि वो अपना भला कर रहे हैं, आपका बुरा, लेकिन बुराई में ही अच्छाई छिपी रहती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई लॉर्ड विलियम कैनवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्हीं के समय में लॉर्ड मैकॉले ने अपना एजुकेशन से रिलेटेड सारा जो है रिपोर्ट पब्लिश किया था। तो इसीलिए इनको माना जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ भारत में कब से शुरू हुआ, विलियम बेंटिक के समय में। और आपको ये भी याद होगा कि विलियम बेंटिक ही थे जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ये बात है 1829 की। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना हुई 1857 में। नेक्स्ट है, जिसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई वह थे डीके कर्वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में किसने की थी, डीके कर्वे को। डीके कर्वे को महिला सुधार के लिए बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति माना जाता है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे बीजी तिलक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज था, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? इसमें सर्वप्रथम इनमें से कौन से कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो वो था हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। देखिए, सबसे पुराने कॉलेजों में जनरली हिंदू कॉलेज को ही माना जाता है। नेक्स्ट है, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की वह थे राजा राम मोहन रॉय। देखिए, डेविड हेयर का भी नाम आता है कि भारत में जो शिक्षा में योगदान की अगर बात की जाती है व्यक्तियों की, उसमें डेविड हेयर का भी नाम आता है। बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से किसने वकालत की थी? वो थे मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय के बारे में आप लोग जानते ही हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्होंने 1916 में की थी। नेक्स्ट है, अच्छा ये देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बीएचयू वगैरह का पेपर देते हैं तो उसमें कभी कभी पूछ देता है कि शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की किसे घोषित किया गया था? देखिए, इन सारे विश्वविद्यालयों में सबसे पहले बीएचयू को यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगर प्रेस की बात करते हैं, सबसे पहले बंगाल गजट की बात करते हैं। और कब पब्लिश हुआ था? 1826 में, 30 मई 1826 में बंगाल गजट जो है पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है, वेल्जली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? वह था वेल्जली ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। देखिए, लॉर्ड लिटन ने इस प्रेस एक्ट को लागू किया और रिपन ने उसको हटा दिया। देखिए, यहाँ दिया है ना, लिटन ने इसको लाया था और रिपन ने इसको हटा दिया। कब हटाया था? 1878 में। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया वह थे लॉर्ड रिपन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। देखिए, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि वो कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जेल जाने के लिए हाँ, तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि वो कौन प्रथम कांग्रेसी था जो कि सबसे पहले
जेल गया था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? राजा राममोहन राय। ये भी क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, कि मीरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे। ऐसे भी राजा राममोहन राय कौन से अखबार को प्रकाशित करते थे? फारसी अगर पूछता है तो मीरातुल अखबार को। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र आरंभ किया था वह था केसरी। केसरी और मराठा दोनों था उनका। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वह था बंगवासी, काल, केसरी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की वह था संध्या, युगांतर और काल। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। देखिए, सोम प्रकाश और सत्य प्रकाश दोनों अलग अलग हैं। सोम प्रकाश अगर पूछेगा तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था? वह था लीडर। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट पे आते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को किसने संबंध किया था? अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह कौन था? वह था इंडियन नेशन। इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। देखिए, ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। भारत मित्र हिंदी का पेपर था, राष्ट्रमित्र मराठी का था, प्रजामित्र गुजराती में छपता था, नायक बंगाली में छपता था, दैनिक आज ये शिव प्रसाद गुप्त इसको प्रकाशित करते थे। द लीडर कौन प्रकाशित करता था? मदन मोहन मालवीय। नेशनल हेराल्ड कौन प्रकाशित करते थे? जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर किसका पेपर था? जॉर्ज एलन का। पायनियर से क्वेश्चन, द लीडर से क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। द लीडर के प्रकाशक कौन थे? मदन मोहन मालवीय बताएंगे। और पायनियर के प्रकाशक कौन थे? जॉर्ज एलन। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वह कौन सा न्यूज़पेपर था? वह था प्रताप। देखिए, ये क्वेश्चन को इस तरह से भी एग्जाम में आ चुका है कि बिजौलिया आंदोलन से संबंधित कौन सा समाचार पत्र है? तो आप बताएंगे प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हरिजन के प्रारंभकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था पूना, जो कि वर्तमान समय में पुणे है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड ये भी पूछता है कि बी आर अम्बेडकर ने मराठी पाक्षिक कौन सा पेपर शुरू किया था? वह था बहिष्कृत भारत। अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जमींदार में से वह जर्नल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। अल हिलाल कई बार पूछा जा चुका है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सा प्रकाशित था? वो था आपका अल हिलाल।
नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वह था वंदे भारत। देखिए अगर लाहौर से पूछेगा तो आप वंदे भारत ही लिखेंगे। नेक्स्ट है, हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर प्रकाशित करते थे। अभी ये रिसेंटली एक एग्जाम में ये पूछा गया था। सुधारक जीके गोखले प्रकाशित करते थे। वॉयस ऑफ इंडिया, ठीक है, वॉयस ऑफ इंडिया कौन प्रकाशित करते थे? दादा भाई नौरोजी। बंगाली कौन प्रकाशित करते थे? एस.एन. बनर्जी। देखिए ये जितना भी दिया है ना, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बॉम्बे क्रॉनिकल कौन प्रकाशित करते थे? फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, कई बार पूछा गया है। लीडर मदन मोहन मालवीय प्रकाशित करते थे। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा प्रकाशित करते थे। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू प्रकाशित करते थे। जस्टिस टी.एम. नायर प्रकाशित करते थे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप एक दो बार देख लीजिए अगर ऐसे भी, जैसे लीडर को प्रकाशित कौन किया? मदन मोहन मालवीय। बंगाली किसने किया? एस.एन. बनर्जी। वॉइस ऑफ इंडिया किसने किया? दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, अबुल कलाम आज़ाद कौन सा पेपर निकालते थे, पत्रिका निकालते थे? अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता कौन सा निकालते थे? बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट न्यू इंडिया। देखिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों एनी बेसेंट निकालती थी। महात्मा गांधी कौन सा न्यूज़पेपर निकालते थे? यंग इंडिया। मतलब पत्रिका न्यूज़पेपर दोनों बोल सकते हैं आप। लोकमान्य तिलक केसरी। अब नेक्स्ट आते हैं, कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए नेक्स्ट है, नवजीवन किसने प्रकाशित किया था? एम.के. गांधी। स्वराज कौन प्रकाशित करता था? प्रकाशम। प्रभात कौन प्रकाशित करता था? एन.सी. केलकर। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू, एक ही चीज़ को दोबारा दिया है। अब देखिए महात्मा गांधी यंग इंडिया को प्रकाशित करते थे। बाल गंगाधर तिलक केसरी। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ था। बी आर अम्बेडकर मूक नायक। एनी बेसेंट न्यू इंडिया। दादा भाई नौरोजी रफ्त गुफ्तार। ये भी दादा भाई नौरोजी का भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। नेक्स्ट है, विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया। अरविंद घोष वंदे मातरम। ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या। मोहम्मद अली कॉमरेड। देखिए यंग इंडिया पूछेगा तो महात्मा गांधी आप लिखेंगे, लेकिन अगर न्यू इंडिया देगा तो विपिन चंद्र पाल होगा। वंदे मातरम अरविंद घोष का है, बंकिम चंद्र चटर्जी मत लिख दीजिएगा, ये पत्रिका का नाम है। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय प्रकाशित करते थे। कॉमरेड मोहम्मद अली। कॉमरेड से क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट है, ये भी आपके जो हैं द सोशलिस्ट नवयुग इंकलाब, ये भी आपके उसी पत्रिका के ही नाम है। S.A. डांगे द सोशलिस्ट का प्रकाशन करते थे। मुजफ्फर अहमद नवयुग का प्रकाशन करते थे। गुलाम हुसैन इंकलाब का प्रकाशन करते थे। और सिंगर वेलू लेबर किसान गजट का प्रकाशन जनरली ये करते थे। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। दोस्तों इसके बाद जो इसका नेक्स्ट बचा हुआ पोर्शन है आधुनिक भारत का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बना करके सेंड करता हूँ। धन्यवाद।